नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर आपको बताएं, सियासी गलियारे से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और बिहार से मनन कुमार मिश्र को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। वहीं दूसरी सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। बिहार में 2 सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। एनडीए की ओर से एक सीट पर पहले ही आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान हो चुका था। वे बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। अब दूसरी सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की ओर से मनन कुमार मिश्र को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मनन कुमार मिश्र मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रहे मनन कुमार मिश्र ने 1982 में बतौर अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1989 में पहली बार बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बने। 2010 में बीसीआई के सदस्य और फिर 2012 में चेयरमैन बने। मनन कुमार मिश्र 7 बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर चुनाव होने जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। यही वजह है कि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की संभावना काफी कम है। फिर भी अगर महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार पर्चा भरता है तो जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वकालत से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले गोपालगंज के मनन कुमार मिश्र को बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। मनन कुमार मिश्र गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के तिवारी खेरिया गांव के रहने वाले हैं। मनन कुमार मिश्र को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की खबर मिलते ही उनके परिवार, पार्टी और जिला विधिज्ञ संघ में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो लगातार 6वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे और लोकसभा चुनाव में बिहार के स्टार प्रचारक थे। भाजपा का राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया है बिहार से, यह बहुत खुशी की बात है और गर्व की भी बात है। पहले तो मैं मनन मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार नामित किया है। जहां तक संघर्ष की बात है तो मनन मिश्रा जी का राजनीति से झुकाव बहुत पहले से था। एक तो गोपालगंज जिला विधिज्ञ संघ के सदस्य आज भी हैं, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं स्टेट बार काउंसिल के लिए और लगातार चुनाव जीतते रहे स्टेट बार काउंसिल के लिए। और स्टेट बार काउंसिल के सदस्य होने के नाते बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का चुनाव लड़े और गोपालगंज जिले को या पूरे बिहार को गर्व है कि लगातार 6वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। मनन मिश्र जी शुरू से ही गांव से लगाव रखने वाले लोगों में से एक हैं और जब कभी भी फुर्सत मिलता है उनको तो वे गांव आते हैं और एक खासियत है उनकी कि सबसे मिलते हैं, जिससे पहली बार वो मिले हैं और आज भी उनसे मिलते आ रहे हैं। बिहार से क्या करें? उसके लिए वो पहले से ही बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के लिए बहुत काम किए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, यहाँ तक कि उनकी करीबी जो है मोदी से बहुत ज़्यादा थी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। चंपाई सोरेन कोलकाता से झारखंड पहुंच चुके हैं। झारखंड की बहरागोड़ा में पहुंचे चंपाई सोरेन ने कहा कि वो अपने दिए हुए बयान पर कायम हैं और आगे की बातों के लिए मीडिया को इंतजार करना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरें सियासी गलियारों में तो चल ही रही है। साथ ही साथ इसी बीच उनके बयानों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और दिल्ली अपने निजी काम से गया हुआ था। झारखंड के बहरागोड़ा में पहुंची चंपाई सोरेन ने अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। हमने जो पोस्ट करके अपना दिल का दर्द हमने आप लोग को बता दिया है ना। ये भी वहीं तक आप लोग रहिए।
थोड़ा बाकी सब आप लोग इंतजार करें। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आपने 3 रोज कहा था हमारा राजनीतिक हमने बोल दिया है। जी सर। हम जो पोस्ट हमने किया है ये यदि उसी में आप लोग रहिए। ठीक। चलो थैंक यू। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। अब सियासी दल ने नेता अपने अपने फायदे के हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। तीन दिन में सरकार ने लेटरल एंट्री से भर्ती का फैसला वापस ले लिया है। यानी केंद्र सरकार के सचिवों के विभिन्न पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती पर फिलहाल रोक लग गई है। ये रोक पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद लगाई गई। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वो 17 अगस्त 2024 को जारी विज्ञापन वापस ले ले। करीब 40 से 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मंगाए गए थे। सरकार के फैसले के बाद सियासत और सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया, अन्य नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, पर असली बात यह है कि ये संविधान की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षण की जीत है। नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ हो गई है। संविधान के पैरोकारों की विजय। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। जितन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबकी बात समझते हैं। बहुत अच्छा किया गया है। जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था, तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। लेटरल एंट्री पर सरकार के नए फैसले को विपक्ष भले ही अपनी जीत बता रहा हो, बीजेपी का साफ कहना है कि आज भले ही ये लोग आरक्षण के बहाने राजनीतिक रोटी सेकें, लेकिन ये सच है कि लेटरल एंट्री को मंजूरी प्रशासनिक सुधार आयोग ने साल 2005 में ही दी थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से आनंद अमृतराज और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लेटरल एंट्री की रोक लगने के बाद सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। श्री लालू प्रसाद जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी डे फर्स्ट से इस लेटरल एंट्री के मामले पर विरोध दर्ज करा रहे थे और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जाकर के जो इस तरह का कहीं ना कहीं संयुक्त सचिव के स्तर की बहाली की जा रही थी, ये कहीं से उचित नहीं था। इस संबंध में जब चारों तरफ से इनको लगा कि विरोध की राजनीति में हम फंस चुके हैं, दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट थी, यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है। लेटरल एंट्री के मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेटरल एंट्री पर रोक लगा करके जो फैसला लिया है, हम सभी उस फैसले का स्वागत करते हैं। मोदी जी ने लेटरल एंट्री के मुद्दों पर रोक लगा करके ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को हम गीता, कुरान और बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं। केंद्र सरकार ने जो भी इसको रोक लगाया है लेटरल एंट्री पे, तो एक तरह से सोच समझ कर लगाया है
और स्वागत योग्य कदम है। और मतलब किसी भी चीज को अगर देश में नए तरीके से लागू करना है तो एक सर्वसम्मति बन जानी चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए था। तो सरकार ने प्रयास किया था लेकिन वापस कर लिया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने पहले इलेक्ट्रल एंट्री की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पेशेवर लोगों को सरकार में शामिल किया है, पर उनके समय ये सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से अपारदर्शी होती थी। बैकडोर एंट्री, यही उस समय इलेक्ट्रल एंट्री का इकलौता फॉर्मूला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इलेक्ट्रल एंट्री की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने की कोशिश की। लैटरल एंट्री के मामले पर विपक्ष के हंगामे में और केंद्र सरकार के द्वारा इस रद्द करने के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि विपक्ष का काम ही है हंगामा खड़ा करना, लेकिन केंद्र सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। वहीं SC/ST आरक्षण के मामले में विपक्ष के बंद पड़े दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने आपत्ति जता दी है। विपक्ष का काम है हंगामा करना। सरकार अपने हिसाब से सब काम करती है और सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। स्वागत करेंगे आप लोग जिस तरीके से फैसला लिया गया। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो फैसला स्वागत। इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था, सुझाव दिया था और उस सुझाव को भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे। तो अब राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनका इच्छा है। और यूपीएससी लैटरल एंट्री मामले में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। सम्राट चौधरी ने लैटरल एंट्री पर रोक लगाने के पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष के भारत बंद पर भी हमला बोला। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो SC और ST वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा, तो बंद करने का क्या सवाल उठता है। यूपीएससी लेटरल एंट्री पर पीएम मोदी ने रोक लगा दी है। तेजस्वी के कहने पर विपक्ष के दबाव में ये रद्द हुआ। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास इससे भरा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी को होमवर्क करने की सलाह दी। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। और आज SC/ST संगठन की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद का राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बिहार की सड़कों पर उतरकर बंद का समर्थन करेंगे। दरअसल आज SC/ST संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद बुलाया है, जिसमें कोटे में कोटा की बात कही गई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। राष्ट्रीय जनता दल का तो पहले से ही है निर्णय है कि आरक्षण हम लागू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चाहे EBC का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे दलित का हो या आदिवासी का हो। और आज भी उसी लाइन पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। सब लोगों ने मिलकर के जो बहुजन समाज की संस्थाएं हैं
उन लोगों ने कहा कि 21 तारीख को बंदी रहेगी, तो उससे डरे हुए लोग हैं। और भारत बंद को सफल बनाने को लेकर भीम आर्मी की तरफ से औरंगाबाद के रफीगंज में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल भीम आर्मी के सदस्यों ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके वो विरोध करते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों का भारत बंद आज। पटना डीएम की बहुत ही सख्त चेतावनी। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की पटना वासियों से अपील की गई। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात बाधित करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। एसपी, डीएसपी, एसडीएम थानों को भी निर्देश दिया गया है। जबरदस्ती करने वाले और सड़क जाम करने वालों से सख्ती से निपटें, इसकी भी चेतावनी दी गई है। और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना डीएम की कड़ी चेतावनी। भारत बंद को लेकर प्रदर्शनकारियों को चेताया गया है, पटना डीएम की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के चीफ प्रियांक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे हैं। मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही है। न्यूज 18 ने जब पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ लगी वो किताब तालीमुल इस्लाम। इस किताब में जब न्यूज 18 ने पड़ताल किया तो हकीकत सामने निकल कर आई। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मदरसों में नफरत पढ़ाई जाती है, ये बड़ा आरोप लगाया है एनसीपीसीआर के चीफ प्रियांक कानूनगो ने। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की ओर से लगाए गए आरोप के बाद ये मामला बेहद गंभीर हो गया है और मदरसों में पढ़ाए जाने वाले नफरत और कट्टरपंथ की पढ़ाई को तत्काल बंद करने की मांग उठने लगी है। न्यूज 18 ने इन आरोपों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में क्या कुछ सामने आया वो भी बताएंगे। पहले एनसीपीसीआर के चीफ प्रियांक कानूनगो की ओर से लगाए गए आरोपों को जान लीजिए। आरोप नंबर 1, मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम चल रहा है। आरोप नंबर 2, यहां गैर मुस्लिमों को काफिर बताया जाता है। आरोप नंबर 3, आरटीई के इतर गतिविधियों में फंड का दुरुपयोग। आरोप नंबर 4, मदरसा बोर्ड का सिलेबस पूरी तरह कट्टरपंथ से भरा हुआ है। आरोप नंबर 5, मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला होता है। आरोप नंबर 6, मदरसों में पाकिस्तान की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। मदरसों पर जब बड़े सवाल खड़े हुए तो न्यूज 18 ने उसकी हकीकत जाननी चाहिए। न्यूज 18 ने जब हकीकत की पड़ताल की तो हाथ लगी वो किताब जिसमें नफरत की पढ़ाई पढ़ाने का आरोप लगा था। ये किताब हमारे पास है, तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं। किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम और लेखक हैं मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह। इसके पेज नंबर अगर 9 पे जाएंगे तो वो सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं। जवाब है उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अगला सवाल आता है कि मुशरिक को मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं। जवाब आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में मदरसों में पढ़ाए जाने वाली इस किताब में वो शब्द लिखे मिले जिनको लेकर एनसीपीसीआर के चीफ प्रियांक कानूनगो ने सवाल खड़ा किया है।
इस किताब की हकीकत और लिखे हुए शब्दों के मायने जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के राजकीय मदरसा शमशुल होदा पहुंची। आपको लगता है कि ये इस तरह के जो पढ़ाई की जाती है इसको अब जहाँ पढ़ाई की जाती है उनसे आप सवाल कीजिए। हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, इसलिए अब जो लोग जिन लोगों ने लिखा है उनके यहाँ क्या ये है इंटेंशन है। आप बोल रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में लिखी गई है, कहाँ की लिखी गई है, तो उनसे आप जाके पूछिए। ये हमारे मुल्क की चीजें नहीं है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो है लगातार ये सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सिलेबस यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती है। अब सवाल है कि सरकार से फंड मिल रहे मदरसों में ऐसी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? इसको लेकर न्यूज 18 की टीम जब बिहार मदरसा बोर्ड के सचिव के पास पहुंची तो उन्होंने पहले तो बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सबूत दिखाए जाने पर ये कहने लगे कि कंप्लेन मिलने पर इसको देख लिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो पढ़ाई जा रही है, पर अब तो उलमा लोग बैठेंगे, सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे, उसके बाद देखा जाएगा उसको। मतलब आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है या नहीं? अब देखिए, अब तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, अब हम एक अदना सा कर्मचारी हैं, हम कैसे निर्णय ले लेंगे? ये तो बहुत बड़े संस्था, लेकिन ये सिलेबस अगर चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिस पर इतना विवाद हो रहा है और ऐसे किताबें जो आपके सामने हो रहा है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सरकारी महकमे बचाव में उतरे हैं, मदरसा व्याख्या कर रहा है, पर सवाल अब भी यही है कि आखिर सरकारी पैसों से चल रहे मदरसों में नफरत की पढ़ाई क्यों और कब तक होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।